आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल नए देश की नींव रखना, उसका पूरा खाका तैयार करना, कितना बड़ा काम रहा होगा। आज हम इसी कहानी को, उनकी इस संवैधानिक विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। अब अंबेडकर ने संविधान में जो कुछ भी किया, उसे समझने के लिए ना हमें पहले उनकी सोच को पकड़ना होगा। देखिए, ये जो कोट है, ये बहुत कुछ कहता है। उनके लिए जाति सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं था, बल्कि ये तो दिमाग की एक हालत थी, एक सोच थी। और इसी सोच को, इसी मानसिक बेड़ी को तोड़ना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि भारत को विरासत में कौन सी जंजीरें मिली, फिर एक नए भारत का विजन कैसे बना, अंबेडकर कैसे संविधान के निर्माता बने, सामाजिक न्याय का खाका कैसे तैयार हुआ, और आखिर में उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से, उस सामाजिक हकीकत से जिसमें डॉक्टर अंबेडकर में जन्म लिया था। क्योंकि असल में यहीं से उनके पूरे काम और उनकी सोच की नींव पड़ी। देखिए, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जो पूरी तरह से बटा हुआ था। उनका जन्म दलित महार समुदाय में हुआ, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक हकीकत थी। मतलब हर कदम पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव, ना बुनियादी अधिकार, ना सम्मान। हालत ये की कि स्कूल में टीचर ध्यान नहीं देते थे और क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं थी। ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, ये पूरे सिस्टम में फैला हुआ अन्याय था। और अंबेडकर का पूरा जीवन, उनका हर काम बचपन में झेले गए इन्हीं अन्यायों का एक जवाब था। उनके बचपन का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो इस दर्द को, इस अपमान को दिखाता है। स्कूल में उन्हें प्यास लगी, लेकिन वो खुद पानी नहीं पी सकते थे। क्यों? क्योंकि नियम था कि चपरासी ऊपर से बिना छुए उनके हाथों में पानी डालेगा, और उस दिन चपरासी था ही नहीं। तो नतीजा, न चपरासी न पानी। सोचिए, एक छोटे से बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। ये छोटी सी घटना उस गहरे अन्याय को दिखाती है जिसका वो हर रोज सामना करते थे। खैर, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद अंबेडकर ने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं कि उन्होंने इन समस्याओं से लड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार किया। उन्होंने ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और उनकी पढ़ाई अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं थी। जरा उनकी एजुकेशनल जर्नी पर नजर डालिए। मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां वो विदेश में इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। यही नहीं रुके, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दूसरी डॉक्टरेट हासिल की, और फिर ग्रेज इन से बैरिस्टर बने। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये वो हथियार थे, वो समझ थी जिसने उन्हें कानून, अर्थशास्त्र और समाज को गहराई से समझने की ताकत दी। और इसी ताकत से उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे सिर्फ किताबों तक नहीं रखा, उन्होंने उस ज्ञान को जमीन पर उतारा। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि शिक्षा और आर्थिक तरक्की को बढ़ावा मिले। उनका नारा ही था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई जो दलितों और मजदूरों के हक के लिए लड़ी, और फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, वो एक ऑर्गेनाइजर थे, एक लीडर थे। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, उनकी वो भूमिका जिसने इतिहास बदल दिया, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। 29 अगस्त 1947, ये वो तारीख थी जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। सोचिए, एक आजाद भारत का संविधान लिखना, करोड़ों लोगों के भविष्य का कानूनी ढांचा तैयार करना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। इस काम के लिए सिर्फ कानून का ज्ञान काफी नहीं था, इसके लिए समाज की गहरी समझ और भविष्य के लिए एक विजन चाहिए था। और यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि उनका असर कितना गहरा था। जैसे कि मौलिक अधिकार, जिससे हर किसी को बोलने की, अपने धर्म को मानने की आज़ादी मिली। फिर आर्टिकल 17, जिसने छुआछूत को हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया। और आरक्षण नीतियां, ताकि सदियों से पीछे रह गए समुदायों को शिक्षा और नौकरियों में बराबर का मौका मिल सके। ये सिर्फ कानून के कुछ पन्ने नहीं थे, ये सामाजिक न्याय की वो नींव थी जिसे सदियों के अन्याय को मिटाने के लिए रखा गया था। लेकिन बात सिर्फ इन कानूनों की नहीं है, हमें इन कानूनों के पीछे की सोच को, उनके फिलॉसफी को समझना होगा। अंबेडकर का विजन सिर्फ एक रूल बुक बनाने का नहीं था, वो तो एक ऐसे समाज की नींव रखना चाहते थे जो सच में न्याय और बराबरी पर आधारित हो। यहीं पर संवैधानिक नैतिकता का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे अंबेडकर ने बहुत जोर दिया। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि संविधान ही सबसे ऊपर है।
संविधान में जो नियम, जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनका सम्मान किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्रुप की विचारधारा से बढ़कर होना चाहिए। मतलब संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश के लिए एक मॉरल कंपस है, एक नैतिक दिशा है। और उनकी सोच कितनी व्यापक थी, ये यहां दिखता है। उनका मानना था कि सिर्फ वोट डालने का अधिकार यानी राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज में और आर्थिक रूप से बराबरी ना हो। उनका पूरा विजन 3 स्तंभों पर टिका था: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने सिर्फ जाति की ही बात नहीं की, हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़े और देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र वाला सिस्टम बनाया। मतलब हर पहलू को उन्होंने एक दूसरे से जोड़कर देखा। तो आखिर में सवाल उठता है कि अंबेडकर की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या उनका काम बस इतिहास की किताबों में दर्ज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका काम आज भी हमारी राजनीति और समाज को रास्ता दिखाता है। आज भी जब सामाजिक न्याय की बात होती है, आरक्षण पर बहस होती है, तो शुरुआत अंबेडकर से ही होती है। जब भी हमारी संस्थाओं की ईमानदारी पर सवाल उठता है, तो उनकी संवैधानिक नैतिकता की बात याद आती है। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर लड़ी जा रही है जो उन्होंने हिंदू कोड बिल में रखे थे। और जब हम सबके लिए आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका काम एक जिंदा विचार है जो आज भी हमारी सबसे जरूरी बहसों के केंद्र में है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ एक संविधान लिखना नहीं था, ये एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जो भारतीय समाज को ऊंच नीच वाली व्यवस्था से निकालकर एक ऐसे लोकतंत्र में बदलना चाहता था जहां सब बराबर हों। अंबेडकर ने एक सामाजिक क्रांति का पूरा ब्लूप्रिंट हमें दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो काम पूरा हो गया है? ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। এই ধরনের আরও বিশ্লেষণের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন।